बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कमरान इलियास लॉ चैम्बर। आज का मेरा जो टॉपिक है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और उसके साथ साथ होटल्स एंड रेस्टोरेंट जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं। ये वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड हैं और प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड भी हैं। तो हम बात इसमें शुरू करते हैं सबसे पहले एजे के टूरिज़्म डिपार्टमेंट की कि ये डिपार्टमेंट काफ़ी अरसा पहले बना और इस डिपार्टमेंट का मकसद क्या था टू प्रमोट टूरिज़्म इन द रीजन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि देखें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा हैं और पोटेंशियल टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो टूरिज़्म एक वाहिद इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है स्टेट को। और उसी के मकसद के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट बनाया गया और एक बहुत लंबी चौड़ी फ़ौज भी उसके अंदर मौजूद है जिसके अंदर प्रॉपर एक सेक्रेटेरिएट है जिनका मकसद सिर्फ एक ही था कि इन्होंने टूरिज़्म को प्रमोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को अट्रैक्ट करवाना है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, ताकि वो इधर आके एक्सप्लोर करें और डेफिनेटली स्टेट का रेवेन्यू भी जनरेट हो। तो हुआ ये कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट तो इस चीज़ के अंदर नाकाम रहा, तो वहाँ पे स्टेप इन किया प्राइवेट होटल्स एंड रेस्टोरेंट ने, जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई भी सहूलत फ्राहम नहीं की गई, सच एज़ कभी कोई टैक्स का रिबेट मिल जाता है या कोई और फैसिलिटी मिल जाती है, कोई चीज़ भी नहीं इन्हें प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट की तरफ से। और ये होटल्स और रेस्टोरेंट ये वो काम करने में कामयाब हो गए जो काम के टूरिज़्म डिपार्टमेंट नहीं कर सका था और गवर्नमेंट ऑफ एजे के करने में नाकाम रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो था कि आपने टूरिस्ट को इन इलाकों में ले के आना है ऑल ओवर पाकिस्तान। क्योंकि देखें आपकी जिस तरह केपीके में टूरिज़्म है, ख़ास तौर पे आप अगर इस सीज़न में अगर जाएं आप नारायण कागान की तरफ तो आप देखेंगे कि वहाँ पे तिल धरने की जगह भी नहीं होती, इतना ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे गया होता है। क्योंकि देखें पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, लोग दे वांट टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। उनके पास एक ही ज़रिया रह जाता है कि वो जाके अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, कश्मीर में जाएं, इधर जाके अपने आप को रिलैक्स करें। क्योंकि यहाँ का एक तो एटमॉस्फेयर भी अच्छा है और कश्मीर तो ख़ास तौर पे एक बड़ा पीसफुल एरिया है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी का कोई भी कंसर्न नहीं है। लेकिन अभी जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर होटल्स एंड रेस्टोरेंट एक्ट 2021 के हवाले से। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये काम था टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता आज़ाद कश्मीर की तरफ, लेकिन वो ये करने में नाकाम हो गया, जबकि प्राइवेट होटल्स एंड रेस्टोरेंट ये करने में कामयाब हो गए। अब जब इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि ये तो प्राइवेट सेक्टर ने ये सारा काम कर लिया है और अब तो ये मामलात आसान हो चुके हैं, तो दे केम अप विद दिस एक्ट इन 2021। इससे पहले एक एक्ट मौजूद था जो कि रिपील कर दिया गया 2021 में, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें सबसे पहले इख्तियार दे दिया गया कंट्रोलर को। कंट्रोलर कौन है जी? सेक्शन 3 के तहत कंट्रोलर आपके डीजी टूरिज़्म होंगे। डीजी टूरिज़्म जो कि एक सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी तमाम सर्विस, ज़ाहिर बात है एक सरकारी मुलाजिम निचले दर्जे से शुरू करता है लाइक ग्रेड 17 से, और वो जाके ग्रेड 20 में डीजी बनता है। तो डीजी बनने के बाद वो बन जाएंगे आपके कंट्रोलर, जो कि फ़ैसले करेंगे आपके होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की किस्मत का। क्या फ़ैसला जात करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी अपनी होटल्स एंड रेस्टोरेंट चलाने की क्या काबिलियत है, क्या अहलियत है, तो वो मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि बिज़नेस ये एक अलग तरीके से चलाया जाता है, सरकारी जॉब एक अलग तरीके से की जाती है। आप तो सरकार में बैठे हुए शाही फरमान जारी कर सकते हैं जी कि फ़लाँ काम कर दें, फ़लाँ काम ना करें, लेकिन जो बंदा बिज़नेस चला रहा होता है ग्राउंड रियलिटीज़ का उससे ज़्यादा पता होता है। जैसे कि ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लोड शेडिंग का इशू है। अब आपके जब टूरिस्ट आ जाते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पे जिस होटल अंदर उन्होंने स्टे किया होता है वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि आपकी लोड शेडिंग है या नहीं है। वो तो उधर इंजॉय करने के लिए गए हैं। अगर वो भी उसी टेंशन का शिकार हो जाएं तो ये फिर हमारी हॉस्पिटैलिटी कहाँ पे गई? हमारा बिजनेस इस चीज़ से सफ़र कर सकता है। तो इस वजह से आपको उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ता है। ऑल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ, आप डेफिनेटली वहाँ पे सोलर इतनी ज़्यादा है नहीं, तो आप यूज़ करते हैं आप अपने जनरेटर्स, जिसके अंदर आपको डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है, पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये भी आपको एक कॉस्ट इनक्योर करनी पड़ती है। अब सरकारी सेटअप में इस कॉस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। उसकी वजह ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि बैक एंड पे काम चल कैसे रहा है। ठीक है।
अब उसके अलावा कंट्रोलर साहब का ये इख्तियार भी है कि वो रेट्स डिटरमिन करेंगे कि आपके किसी भी होटल एंड रेस्टोरेंट के अंदर वो आप कितने में कोई भी रूम दे सकते हैं। अब ये देखें, ये वेरी करता है फ्रॉम होटल टू होटल, रूम टू रूम, और ये सारी चीज़ें जो है आपके बिजनेस ऑपरेशंस का हिस्सा होती हैं, और ये चीज़ भी आप ही डिटरमिन करते हैं और ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। देखें, सपोज एक होटल है, वो अगर एक रूम का चार्ज कर रहा है हाइपोथेटिकली 5,000 रुपीज़, और उसके साथ आगे एक होटल है वो उसका चार्ज कर रहा है 4,000 रुपीज़। अब ये अगर दोनों एक ही तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, दोनों का स्टैंडर्ड एक है, तो उस सूरत में आपका जो क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, ही इज़ंट गोइंग टू स्टे विद द फर्स्ट होटल। वो तो डेफिनेटली अगले वाले को ही प्रेफर करेगा ना, क्योंकि उसे क्या ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा पैसे भरे। और फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर ये आजकल इस तरह नहीं किसी भी होटल में वॉक इन आ जाता। ये सबसे पहले अपनी रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद जो चीज़ इसे सूट करती है वहाँ पे जाके ये अपना स्टे करते हैं। ये आपकी प्री बुकिंग्स होती हैं जिसके साथ आपकी होटल और रेस्टोरेंट्स का काम चल रहा होता है। सपोज़ आपके कंट्रोलर साहब ये कह देते हैं कि अब से आपने इस होटल का रेट हाइपोथेटिकली 5,000 रुपीज़ लेना है जी पर नाइट। अब होता ये है कि रात को आपके पास 12 बजे के करीब कोई ऐसा एक क्लाइंट आ जाता है जो कि जिसके पास रहने की और कोई जगह नहीं है। आपने उस क्लाइंट को तो अपने पास रख लिया कम कीमत के ऊपर, कि आप कहते हैं कि इस बेचारे के पास और कोई जगह नहीं है, ही डजंट हैव दैट मनी एज वेल, तो इसके साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो आपने उसे कम कीमत के ऊपर तो रख लिया, लेकिन जो उसकी प्राइस आपकी डिटरमन होगी वो आपकी 5,000 रुपीज़ ही होगी। अगर आप उसे 2,000 में रखते हैं, 3,000 में रखते हैं, तो वो ऊपर वाली जो प्राइस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। लाइक आपको उसी हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ प्राइस की हद तक बात नहीं है। अगर आगे चलें तो कंट्रोलर साहब को ये इख्तियार भी है कि वो किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर अपनी मर्जी से जितने मर्जी चाहे वो कमरे बुक करवा सकते हैं, अब किसी के लिए भी। तो उसमें हो ये जाता है कि अगर आपकी उधर ऑलरेडी बुकिंग है या आपके पास कोई कस्टमर स्टे कर रहा है, तो उसे आपको उस बुकिंग तक लाइक 48 आवर्स के अंदर आपको उसे वो कमरा खाली करवाना पड़ेगा, ताकि कंट्रोलर साहब या उनके मेहमान उस कमरे को अवेल कर सकें। अब ये देखें, ये तो बिज़नेस को आप चाहते हैं कि ये प्रॉपरली रन ना हो और इसे भी आप एक सरकारी सेटअप के तौर पे चलाना चाहते हैं, तो ये बात बड़ी ज़्यादती वाली बात है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के होटल और रेस्टोरेंट बनाए, इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ्लरिश किया आज़ाद कश्मीर में, और इनकी एफर्ट की वजह से टूरिस्ट आ रहा है आज़ाद कश्मीर में। ये गवर्नमेंट की एफर्ट की वजह से नहीं आ रहा। आप जब तक फैसिलिटी नहीं देंगे तो कोई पागल तो नहीं है ना जी कि इधर से पाकिस्तान से, मतलब कराची से उठ के आज़ाद कश्मीर में चला जाएगा विदाउट गेटिंग एनी फैसिलिटीज़। ठीक है, आपकी नेचुरल ब्यूटी अपनी तरफ है, लेकिन इंसान की और भी काफ़ी सारी ज़रूरियात होती हैं। वो लोग जो शहरों में रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है जी कि वो जाके इसी तरह टेंट लगा के रहना शुरू कर दें। इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली भलाई नहीं कर रहे, बल्कि इन होटल्स को उस लेवल पे लेके आना चाहते हैं जिस लेवल पे इनके गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज हैं। और ये तो देखें ना, आपके डायरेक्ट कंपेटिटर भी हैं कि ये एक साइड पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। वो बिजनेस अगर इनका ग्रो नहीं कर रहा, अगर ये इतने ही अच्छे होते तो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा कर देते ना जी, कि लोग गवर्नमेंट ओन्ड गेस्ट हाउसेज में जाते, उधर उनके रेस्ट हाउसेज में जाके स्टे करते रादर देन स्टेइंग विद द प्राइवेट होटल्स। वो उससे तो बेहतर नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चलो ये एक बना बनाया बिजनेस है, तो इसके ऊपर ओनर के ऊपर भी ओनर लगा देते हैं हम, कंट्रोलर को, और इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर देते हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अगर आप वैसे भी किसी भी डेवलप्ड कंट्री का जहाँ पे टूरिज्म है, डेवलप्ड क्या, अब आप किसी भी लाइक आप श्रीलंका का मॉडल देख लें, आप इंडिया का मॉडल देख लें, किसी जगह का भी, आप अमेरिका में किसी जगह का मॉडल देख लें, यूके का देख लें ख़ास तौर पे, तो आप ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे इस तरह गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है। प्राइस कंट्रोल वाला वहाँ पे है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी जो प्राइस कंट्रोल होती है ये तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, सिंपल सा। और इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मार्केट अपनी प्राइस खुद ड्राइव करती है, आपका कोई भी इसे रेगुलेट नहीं कर सकता। अगर रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उससे अच्छाई नहीं होगी, ख़राबी होगी। उससे ख़राबी क्या होगी कि डेफिनेटली आपकी जगह जगह के ऊपर अगर ये प्राइस कंट्रोल और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके अंदर आपको अपनी सर्विसेज का लेवल डाउन करना पड़ेगा।
क्योंकि आपने तो अपनी जेब से तो पैसे दे के अपना बिजनेस नहीं रन करना ना जी। बिजनेस का एट द एंड ऑफ द डे मोटिव क्या होता है कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है। अगर आप प्रॉफिट उससे अर्न नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, आप उसका स्टैंडर्ड गिरा देंगे। अब आपका स्टैंडर्ड एक दफ़ा अगर गिर गया तो उससे होगा ये कि जो टूरिस्ट आपके पास आके रुकता है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आके नहीं रुकेगा। देखें, टूरिस्ट की कोई मजबूरी तो नहीं है ना कि उसने आके आपके पास ही रुकना है, या उसने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन किया है कि नहीं जी जब तक हम जिंदा हैं हम आपके पास ही आते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। आपको टूरिस्ट को 100% फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और देखें, मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि अगर कोई आपकी स्टैंडर्ड की चीज़ हो तो उसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि उसके ऊपर अच्छी प्राइस भी वो दे दे। आप और मैं ये भी नहीं कहता कि आप टूरिस्ट का जो पाकिस्तान से जाता है उसका आप ऐसा हाल करें कि वो दोबारा सफ़र करने के काबिल ही ना रहे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप बिजनेसेस को भी देखें कि आपने ये सारी जिस तरह के आपके इसके अंदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे के सारे आपने इसके अंदर कवर करने हैं। अब ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। ये तो मैंने आपसे 2 पॉइंट डिस्कस किए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक और कमेटी भी इसके अंदर शामिल है। वो कमेटी क्या है जी कि वो 7 से 10 बंदों की एक कमेटी बन सकती है जी कंट्रोलर साहब के अंडर, जो कि कंट्रोलर साहब को बताएगी कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स इस तरह चलने चाहिए, इनकी प्राइसेस इस तरह होनी चाहिए, एक कमरे में इतने लोग स्टे करने चाहिए, और बाकी मतलब ये एक कमेटी बन जाती है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप कमरों के अंदर अकोमोडेशन को वो कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। सपोज आप ये कह देते हैं जी कि इस कमरे में अब 2 बंदों से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर तीसरा बंदा आपने रखना है तो आपको डीजी साहब से या कंट्रोलर साहब से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब कंट्रोलर साहब से इजाज़त, अगर आपके पास कोई बंदा इसी तरह रात को 12 बजे आ जाता है, एक मियाँ बीवी हैं, उनके साथ 2 बच्चे हैं। अब उस कमरे के अंदर इजाज़त है आपको 2 बंदे रखने की, तो उन बच्चों का क्या होगा जी? या तो फिर वो बच्चे उस कमरे में रह सकते हैं या मियाँ बीवी रह सकते हैं। कंट्रोलर साहब अगर सोए हुए हैं आप तो उनसे इजाज़त नहीं ले सकते। तो आप अगर वैसे रख देंगे तो आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। देखिए ये कितनी अनरीजनेबल सी बात है। मतलब ये आप जो अपना बिजनेस ओन कर रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली भी आपका राइट टू प्रॉपर्टी है। आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी काम है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इलीगल, आप वो ज़्यादा बेहतर तौर पे चला सकते हैं रादर देन सम आउटसाइडर जो कि आपको डायरेक्ट करे जी कि आप इसके अंदर ये कर दें तो वो कर दें। ऐसी बात नहीं है। और आप जब सक्सेसफुली एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, लाइक यू आर मोर सक्सेसफुल देन द गवर्नमेंट, तो उस सूरत में गवर्नमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो आपके ऊपर एक और ओनर भी लगा दे, लाइक समवन टू कंट्रोल यू, कि आप उनसे ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। और इस एक्ट का मकसद क्या है कि इस एक्ट का मकसद ये है जी कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विसेज अच्छे किए जाएं। अब स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विसेज के अंदर इन्होंने आईएसओ के स्टैंडर्ड्स का जिक्र किया हुआ है, लेकिन जो लोग उन स्टैंडर्ड्स को डिटरमिन करेंगे उनमें से कोई भी आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है। उसमें से किसी को, मतलब ग्रेड 17 का ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया या डेप्टी डायरेक्टर हो गया, इन लोगों को इसकी ट्रेनिंग किसने दी है, कब दी है इसकी ट्रेनिंग किसी ने कि ये इस तरह की चीज़ें जाके डिटरमिन कर सकें? तो ये बिल्कुल एक अनरीजनेबल सी बात है। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो एक और इसके अंदर मज़े की बात है कि इस एक्ट की प्रोविजन से कुछ लोगों को एग्जामेशन भी मिल सकती है। अब किसे एग्जामेशन मिल सकती है इसका नहीं बताया हुआ। उन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ है जी कि ये गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन के ऊपर किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, इसकी प्रोविजन से, किसी भी प्रोविजन से या पूरी की पूरी प्रोविजन से। ये किसके ऊपर है? डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जाएंगे, आप जाके जनाब उधर गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठेंगे, अपना बिजनेस नहीं आपने करना, आपने उधर जाके उनसे बातचीत करनी है, वो आपकी बात के ऊपर कन्विंस होंगे, आपके साथ पता नहीं वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं, और अल्टीमेटली आपको कहेंगे ठीक है जी आप एग्जाम्प्ट है, आपके ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। अब मुझे ये बताएंगे आप बिजनेस करेंगे या पूरा पूरा दिन जाके वहाँ पे बैठे रहेंगे? और ये चीज़ किस तरफ लीड करती है वैसे अगर देखा जाए टेक्निकली, तो ये तो मेरे नहीं ख्याल के कोई एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जाके किसी को ये कहें जी कि बाकियों को तो आप ये चार्ज करें, ये बाकियों के ऊपर तो ये प्रोविजंस अप्लाई करें, लेकिन हमें आप इससे निकाल दें जी। हमें क्यों निकाल दें? क्योंकि हमारा तल्लक है जी फलां ऑफिसर के साथ, फलां ऑफिसर के साथ, या फिर हम गवर्नमेंट के लोग हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादती वाली बात है, और अल्टीमेटली आपके इस सेक्टर को ग्रो करने के बजाय ये सेक्टर को तबाह करने के मुतरादिफ है कि आपकी जो जितनी टूरिज़्म आप इधर लेके आए हैं वो आप अपने स्टैंडर्ड की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से ही लेके आए हैं।
और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके जितने भी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं उसमें से अमूमन मैं कहता हूँ कि मेजॉरिटी में आपके ये सब के सब किसी ना किसी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, सच एज फूड अथॉरिटी हो गई, आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी हो गई। फिर मैं अब आपके फूड वाले आते हैं, वो आके आपका चेक करते हैं कि आपका किचन कैसा है, आपकी फूड की क्वालिटी कैसी है, कि कोई चीज़ सब स्टैंडर्ड तो आप नहीं यूज़ कर रहे। इसी तरह आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले जिस तरह के आपके मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं या फिर आपके डीसी आ जाते हैं या एसी आ जाते हैं, वो आके आपका ये चेक करते हैं कि आपके होटल के अंदर कहीं पे कोई इस तरह कोई हैज़र्ड तो मौजूद नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें, आप कितनी अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड होंगे, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप उसके बाद दोबारा मतलब एक अथॉरिटी आएगी उसके साथ रजिस्टर्ड होंगे, दूसरी आएगी उसके साथ रजिस्टर्ड होंगे, मतलब ये कि जो कुछ आप कमाएं वो सारा का सारा आप इन अथॉरिटीज़ को दे दें। तो फिर आप लोगों को ये बिजनेस करने की ज़रूरत क्या है? वैसे टेक्निकली ये काम तो गवर्नमेंट का है कि लोगों को वो जॉब प्रोवाइड करे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, ये काम तो ये होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वाले कर रहे हैं कि जो लोग इस सेक्टर में आते हैं उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना, और ये सारे मामलात ये लोग कर रहे हैं। और उसके ऊपर भी आप लोग रादर देन कि इन लोगों को कोई आप एग्जेम्पशन दें, टैक्स रिबेट दें, कुछ इन लोगों को आप इनकरेज करें, इनके ऊपर आप पाबंदियां लगाने के ऊपर लगे हुए हैं कि इन्हें किसी तरह हम कंट्रोल कर लें। तो बहरहाल ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीलन हम बात करेंगे वक्तन फ़ौक्तन, और कोशिश ये करेंगे जी कि इसका कोई बेहतर तरीक़ाकार निकाला जा सके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी जी, अस्सलाम वालेकुम।